बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर सुहेल खान अफरीदी साहब के हवाले से एक पोस्ट लगी है, बल्कि ये जो तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर पोस्ट लगी है, ये सुहेल खान अफरीदी साहब ने भी इसको शेयर किया था। लिखा जी, खैबर अमन जिरगे के दो फैसले। नंबर 1, हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया है, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानी को मजाक बनाया है वो माफी मांग कर अपने अल्फाज वापस ले। चलें जी, ये तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ना कोई बंदा इसको कन्फेस करेगा और ना इसके ऊपर कोई बंदा माफी मांगेगा। दूसरे नंबर पे, बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इस दफा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। तो ये भी फिलहाल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना इस वक्त सिर्फ एक बंदा, सुहेल खान अफरीदी साहब, वो मुझे कुछ मुखलस नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। उनकी जो भी मूवमेंट है, उनकी एक्टिविटीज हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो ऐसा चाहते हैं कि इमरान खान साहब के मुकदमात खत्म होने चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई तहरीक लॉन्च होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी करूं वो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक और उनकी हदायत के मुताबिक करूं। वो चाहते हैं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। वो 12 दफा अडयाला जेल में जा चुके हैं कि मुलाकात हो जाए, लेकिन हर कानूनी रास्ता अख्तियार करने के बावजूद अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। और फिलहाल मुस्तकबिल करीब करीब में आप ये समझ लें कि कम से कम 8 फरवरी से पहले पहले तो सुहेल खान अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात होने का इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा। मुलाकात इमरान खान साहब से जब भी किसी की होगी तो वो 8 फरवरी के बाद होगी। और इम्कान है कि खान साहब की फैमिली के लोग या उनकी बहनों की मुलाकात होगी। फिलहाल अफरीदी साहब की मुलाकात होती हुई नजर नहीं आ रही। और ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अफरीदी साहब अगर इस्लामाबाद की तरफ जाने का फैसला करेंगे तो वो उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो नहीं जाती या इस हवाले से कोई हदायत मिल नहीं जाती। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सुहेल खान अफरीदी साहब के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि यह बंदा मुझे मुखलिस नजर आता है और यह चाहता है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, लेकिन इससे हट के कोई बंदा मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर मुखलिस नजर नहीं आ रहा कि जो चाहे कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। क्योंकि 26 नवंबर 2024 के बाद से लेके अब तक कोई भी तहरीक शुरू नहीं की गई, कोई एक भी मार्च इस्लामाबाद की तरफ लेके नहीं जाया गया। सिर्फ अली मीर गंडापुर साहब ने उस वक्त बुशरा बेगम के साथ मिलके इस्लामाबाद की तरफ गए थे, लेकिन फिर जो भी मामलात हुए, हालात हुए, शेलिंग की गई, डंडों का इस्तेमाल हुआ, गिरफ्तारियां हुई, बंदे मर गए या बंदे नहीं मरे, वट जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक जुर्रत नहीं की है। तो अभी फिलहाल तो मुझे इस्लामाबाद की तरफ ये जाते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि इससे पहले इनके सामने एक बड़ा टारगेट 8 फरवरी का है। क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है ना कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चुराया गया था। तो ये तहरीक इंसाफ वाले अनाउंस कर चुके हैं इस हवाले से कि 8 फरवरी को हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। अभी इनके सामने फिलहाल सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि क्या ये पूरा पाकिस्तान बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर तो इन्हें यहां पर कोई कामयाबी मिल गई तो इनका मोरल अप हो जाएगा और हो सकता है कि फिर ये इस्लामाबाद की तरफ जाने का फैसला भी कर लें, लेकिन मुझे भी ऐसा नहीं लगता। ना तो मुझे ये लगता है कि 8 फरवरी को ये कामयाब हो जाएंगे, ना मुझे लगता है कि ये पूरा पाकिस्तान बंद करने की पोजीशन में हैं या ये बंद कर पाएंगे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और ना मुझे ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को इन्हें इस हवाले से कोई कामयाबी मिलेगी, और ना अभी मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये अभी इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। फिलहाल ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी प्रैक्टिकली ये कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। सुहेल खान अफरीदी साहब ने भी एक दफा कहा था कि अगर इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया या उसकी सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात मेरे सामने आ गई तो फिर मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। ये बात उन्होंने काफी अर्सा पहले, मतलब जब वो वजीर आला बने थे तब की थी,
لیکن اس کے بعد پھر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا، قید تنہائی میں رکھا گیا، ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی، چوری چھپے انہیں پیمز ہاسپٹل میں بھی لے کے جایا گیا، وہاں پہ ان کا علاج معالجہ بھی ہوا، فیملی کو بھی نہیں بتایا گیا، پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن احتجاج کدھر ہے؟ ابھی تک احتجاج کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی تک کوئی احتجاج ہوگا یا کوئی احتجاج کرنے دے گا 8 فروری کے حوالے سے یا اسلام آباد کی طرف جانے کے حوالے سے، ایسا کچھ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ چلے جی، تیسرے نمبر پہ لکھا ہے جی، پہلے مرحلے میں خیبر امن جرگے کے فیصلے تمام قبائلی اضلاع میں جرگوں کے سامنے رکھے جائیں گے، ان کا مشورہ بھی لیا جائے گا، پھر پورے خیبر پختونخوا کے پختون کا قومی جرگہ بلایا جائے گا، جس میں آخری فیصلہ ہوگا کہ پختون قوم اب مزید بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کرے گی اور ریاست پاکستان پر قابض مائنڈ سیٹ کو اس سے آگاہ کرے گی۔ چلیں لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک ماں اور اس کی چھوٹی سی ایک بچی مین ہول میں گر کر ان کی موت واقع ہو گئی، تو اس ماں بیٹی کی اب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے جی۔ باٹی گیٹ کے مین ہول میں گرنے والی خاتون اور بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کے سروں پر زخم کے نشانات پائے گئے۔ خاتون سعدیہ کی دائیں کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی اور کمر پر متعدد زخموں کے نشانات تھے۔ 9 ماہ کی بچی ردا فاطمہ کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دونوں کی موت سر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ چلیں جی، اس کے اوپر ایک ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے، لیکن ایک اور بھی اپلیکیشن ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے اندراج مقدمہ کے حوالے سے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ جو نئی اپلیکیشن اندراج مقدمہ کی دی گئی ہے اس کا سکوپ نہیں بنتا، وہ خارج ہو جائے گی۔ اور آلریڈی جو ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے اور ملزمان کی گرفتاری ہوئی ہے، ان کا ریمانڈ چل رہا ہے۔ میرے خیال ہے کہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا، جو کہ آلموسٹ اب ختم ہو چکا ہے، تو انہیں آئی تھنک سو کہ آج یا کل دوبارہ سے مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ایف آئی آر ہوئی ہے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 322 کے تحت۔ تو مختصر میں ابھی بھی عرض کر دوں، تفصیل کے ساتھ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ سیکشن 322 میں امپریزنمنٹ نہیں ہے، مطلب اس میں قید کی سزا نہیں ہے، اس میں میکسیمم جو ہے وہ ہے دیت۔ اب 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ بندے جو گرفتار ہوئے ہیں یہ دیت ادا کریں گے اور ان کی رہائی ہو جائے گی، یا یہ جو مرنے والے کے وارثان ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا، انہیں پیسے دیے جائیں گے، ان سے راضی نامے کا بیان کروایا جائے گا، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ راضی نامے کا بیان کروایا جائے گا۔ فی الحال ذرا نئی خبر ہے، نیا وقوع ہے۔ مریم نواز اس میں بڑی ایکشن میں آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی اور پھر معافی بھی مانگی گئی، پھر مقدمات بھی بن گئے، پھر معطلیاں بھی ہو گئیں، پھر سزا دینے کی باتیں بھی ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا۔ ابھی معاملہ تھوڑا سا گرم ہے، ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد صورتحال تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، اور جو بھی یہ مرنے والے کے وارثان ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا، ان کو پیسے دیے جائیں گے، صلح کی جائے گی اور عدالت میں ان کا بیان ریکارڈ کروایا جائے گا۔ پہلے ضمانت منظور ہوگی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیان کروا کے بریت بھی ہو جائے گی۔ آپ میری بات یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں کہ یہ کیس زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا کے اوپر کافی دنوں سے گردش کر رہا ہے کہ لاہور میں 4، 5، 6 اور 7 فروری کو چھٹی ہوگی۔ تو اب اس حوالے سے وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے اس کی تردید کر دی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس نوٹیفیکیشن کی تصویر لگائی اور اس کے اوپر لکھا کہ یہ فیک ہے، کہ ایسا پنجاب حکومت کی طرف سے ابھی اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا اور یہ جو خبر چل رہی ہے بالکل غلط ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں تیل سمیت مختلف اشیاء کی سمگلنگ ہوتی ہے۔ بلوچستان کے مخصوص جغرافیائی حالات کی وجہ سے اس علاقے میں بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں کی تعیناتی لازمی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ کاروباری نقصانات کو ریکور کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اس کرپشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران سے 40 روپے لیٹر تیل لے کر کراچی میں 200 روپے فی لیٹر بیچ رہے ہیں۔
स्मगल तेल को रोका गया, इसकी वजह से ये लोग अमन व मान बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो हुआ कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। दहशत गर्दी को अफगानिस्तान से हवा दी जा रही है। दहशत गर्दों के सरबराह अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहां से उनकी मदद मिलती है। इन दहशत गर्दों के पीछे भारत है। उनका मजीद कहना था कि सरदारी निजाम ने बलूचिस्तान के तमाम वसाइल को लूटा। दहशत गर्दों के पास 20-20 लाख रुपए की राइफल मौजूद है। दहशत गर्द अमरीकी असला इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि BLA चोरों की आर्मी है जो स्मगलरों को हिफाजत फराहम करती है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। खवातीन और बच्चों पर हमला करने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा जी, इस्लामी नजरियाती कौंसल ने कुछ सिफारशात पेश की हैं फस्क नक्का के हवाले से। इस्लामी नजरियाती कौंसल का इजलास हुआ जिसमें दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की गई। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले दहशत गर्द हमले काबिल मजम्मत हैं। इलामिया में खामद के लापता होने पर 2 साल बाद फस्क निकाह की इजाजत देने की सिफारिश की गई है। नफका ना मिलने पर 1 साल बाद फस्क निकाह मुमकिन होगा। खामद कैद हो तो 3 साल बाद अदालत से रुजू किया जा सकता है। गैरत के नाम पर कत्ल खिलाफ इस्लाम है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अच्छा, जिसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन का गुज़िश्ता रोज 1 फरवरी को खून का शुमार खतरनाक हद तक कम हो गया था, जिस पर डॉक्टरों के मशवरे से फौरी तौर पर खून की मुंतकली की गई। तिबी ज़राए के मुताबिक खून की मुंतकली के बाद अल्ताफ हुसैन की हालत में बेहतरी आई, ताहम अब वो अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है, जबकि उनकी हालत मुस्तकिम बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने मजीद तशखीस के लिए मुख्तलिफ तिबी टेस्ट तजवीज़ किए हैं, जिसमें ECG और दिल की मुसलसल निगरानी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और खून के जारी टेस्ट शामिल है, ताकि खून की मुंतकली के असरात और मजमूई सेहत का जायजा लिया जा सके। MQM के मुताबिक अल्ताफ हुसैन को हालिया दिनों में शदीद जज्बाती और जहनी दबाव का सामना रहा है। पार्टी ज़राए का कहना है कि बैनुल-अक़वामी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां और बरतानिया में जारी कानूनी और माली मामलात इस जहनी तनाव की बड़ी वजूहात हैं। अच्छा, इसके अलावा ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिका साजिश में नाकामी के बाद सफारतकारी की तरफ लौट आया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक बार फिर अमेरिका और इसराइल पर जनवी के एहतजाज और बदअमनी में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो हालिया साजिश में नाकामी के बाद सफारतकारी की तरफ आए हैं। अब्बास अरागची ने 18 ता 20 जनवरी के एहतजाज को इसराइल और अमेरिका के साथ 12 रोजा जंग का तसलसल करार दिया और कहा कि इन 3 दिन के वाकयात अवामी एहतजाज और उनकी तशखीस से कोई ताल्लुक नहीं रखते। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि हालिया साजिश में नाकामी के बाद अब वो दोबारा सफारतकारी की बात करते हैं और हम भी हमेशा सफारतकारी के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये कि ये बराबरी की बुनियाद पर हो, बाहमी एहतराम के साथ और मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए हो। अब्बास अरागची, जो वजारत खारजा के अमले की मौजूदगी में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, ने कहा कि जो शख्स एहतराम से बात करेगा उसे एहतराम से जवाब मिलेगा और जो धमकी और जोर से बात करेगा उसे उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सफारतकारी के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें जान लेना चाहिए कि सफारतकारी धमकी, खौफ और दबाव के साथ हम आहंग नहीं होती। सफारतकारी का अपना तरीका है। अब्बास अरागची के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सफारती सरगर्मियां बढ़ गई हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान नए मुज़ाकरात के अमकान की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।